सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 गद्य खंड पाठ 3 लखनवी अंदाज लेखक यशपाल के संदर्भ में पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। तो फिर बिना समय नुकसान किए एक संक्षिप्त जानकारी हम लेखक यशपाल के बारे में जानना चाहेंगे। तो बच्चों, लेखक यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1930 ईस्वी को पंजाब प्रांत के फिरोजपुर में हुआ। आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे, जिसके कारण आपकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से ही। इसके बाद आपकी हाई स्कूल की शिक्षा और उच्च शिक्षा लाहौर से हुई। आप के सहपाठी लाला लाजपत राय रहे हैं और जिससे फिर पुनः मुलाकात होने के उपरांत आप स्वदेशी आंदोलन में आ गए और इसके पर्यंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह और सुखदेव जी से मुलाकात हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण आपको कई बार जेल की भी यात्राएं करनी पड़ी। आप मार्क्सवाद से प्रभावित रहे। मार्क्सवादी चिंतन जो है आपकी लेखनी में उभर करके आया। तो बच्चों, आप हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं लगभग उनमें सभी में अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से उसको समृद्ध किया है। चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, यात्रा वृत्तांत हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, इत्यादि के माध्यम से आपने अपनी बात को रखा है। आपके साहित्यिक जो विशेषता है वो ये है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनकी आवाज को आपने आवाज देने का प्रयास किया है। मार्क्सवादी विचारधारा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, संप्रेषणीय शक्ति, लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होती है, ऐसी आपकी शैली है। आप एक उत्कृष्ट कोट के निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, यह हिंदी का सशक्त हस्ताक्षर जो यशपाल शर्मा के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ये हमें एक बहुत बड़ी कमी देकर के 26 दिसंबर 1976 को हिंदी साहित्य के आकाश से एक तारे के रूप में विलुप्त हो गया, जिसकी कमी हिंदी साहित्य को सदा रहेगी। तो बच्चों,
इस परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं कहानी की तरफ। यह एक व्यंग है, एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी थे यशपाल जी। यह व्यंग जो है वह उन लोगों पर है जो आधुनिक हिंदी कहानी के लेखक। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यह व्यंग जो उन्होंने लिखा है लखनवी अंदाज, यह उन कहानी लेखकों के ऊपर है जो आधुनिक कहानी के लेखक हैं, जो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। उन पर यह व्यंग है लखनवी अंदाज। और एक दूसरे प्रकारांतर से भी व्यंग किया है उन लोगों को जो मध्यम वर्ग में होते हुए भी उस नफासत में है, उस नजाकत में है जिसका यथार्थता से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्तविकता से परे हुए हैं। ऐसा सामंती वर्ग वो है जो समाज की स्थिति से अनछुआ है। तो इस प्रकार से इस कहानी में लेखक ये बताना चाहता है कि उस सामंती पर उसने कटाक्ष भी किया है कि जो वास्तविकता से बेखबर होकर बनावटी जीवन शैली में जीने में विश्वास करता है। और ऐसे केवल उसी समय नहीं, इस प्रकार की विचारधारा के पोषक आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, जो ऊंची दुकान और फीकी पकवान जैसे कहावतों के भाव को चरितार्थ करते हैं। हम अपनी वास्तविकता को नहीं देखते। सफेद पोशी में हम अपनी वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं, भले ही हमें कर्ज क्यों न लेना पड़े, लेकिन हमारी सफेद पोशी बरकरार रहे। इसी पर एक व्यंग और भी है इसमें। तो बच्चों, कहानी में लेखक यह बताना चाहता है कि जब वह अपनी कहानी को लिखने के लिए अपने दिमाग में कुछ बात सोचता है तो उसे कुछ दूर जाना होता है। तो स्टेशन पर जाता है और अपने कहानी के बारे में सोचने के लिए वो उसके दिमाग में ये बात आती है कि हम भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में ना बैठ करके एक ऐसे डिब्बे में बैठ जाएं जहां पर हमें अपनी कहानी को सोचने के लिए सावकाश। और ऐसा सोच करके सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेकर के वो भीड़ से बचने के लिए उस डिब्बे में बैठ जाता है। जैसे ही डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में वो प्रवेश करता है, एंटर करता है, वहां देखता है कि एक सफेद पोश धवल व्यक्ति बैठे हुए हैं। और जब वो लेखक को देखते हैं तो उनके चेहरे पर जो भावभंगिमा होती है वो स्पष्ट बताती है कि लेखक का उस डिब्बे में चढ़ जाना उनको कष्टकारी हो रहा था। वो ये सोच रहे थे कि कहीं लेखक को उन्हें जगह न देनी पड़ जाए, अर्थात उनको अपनी स्वतंत्रता का, लेखक को अपनी स्वतंत्रता का बाधा समझ करके वो लेखक से नजर नहीं मिला पाए, असंतुष्ट जैसे दिखे। लेखक भी इस बात को समझ गया और अगर सामने की एक सीट थी उसी सीट पर बैठ गया। और शायद नवाब साहब भी, जो सफेदपोश व्यक्ति वहां पर बैठा है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लखनऊ के नवाब। वो भी बिल्कुल अलथी पलथी मारे तौलिए को सीट पर बिछा करके उस पर 2 खीरे लेकर के बैठे, बार बार खिड़की की तरफ देख रहे हैं।
उसके बाद लेखक भी वहां बैठा कनखियों से उनके सारे कृतित्व को, सारी एक्टिविटीज को देख रहा है। नवाब साहब धीरे से उन दोनों ताजे खीरों को उठाते हैं और उन दोनों ताजे खीरों को उठा करके रखते हैं। नीचे लोटे में पानी होता है, उस पानी से दोनों खीरों को धोते हैं। चाकू निकालते हैं जैसे और दोनों खीरों को छीलते हैं। छील करके उनको सर से काटते हैं और रगड़ते हैं। और लेखक नवाब साहब की इस प्रकार की उत्सुकता को देखता हुआ उसके बाद नमक, जीरा और लाल मिर्च के कुछ पिसे हुए होते हैं और छील करके उन खीरों की फांकों को अलग करते हैं और उसमें नमक, मिर्च, काला जीरा, तो जीरा, काला नमक और मिर्च को छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद वे लेखक को भी ऑफर करते हैं, लेखक को बुला देना चाहते हैं, किंतु लेखक उनके इस भाव को समझते हुए उसने मना कर दिया कि नहीं, किबला साहब फरमाइए। उन्होंने अलग से प्रेषित किया लेखक के पास, लेकिन लेखक ने अपना मेधा गड़बड़ करने का बहाना लेकर के वापस कर दिया प्रस्ताव। किंतु फिर उस खीरे को वे उठाते हैं और अपने होठों तक ले जाते हैं और वहां से उन खीरों की सुगंध को लेते हैं और ऐसा एहसास करते हैं कि जैसे उनके मुंह में पानी आता है। और जब वे जो एक्टिविटीज करते हैं उससे लेखक यह समझ जाता है कि इनके मुंह में पानी आ रहा है और अपने होठों तक ले जाते हैं और खीरे की खुशबू को सूंघते हैं और एक सांस लेते हैं। उसके कुछ बात को लेखक की तरफ भी रेफर करते हैं, लेकिन लेखक पहले ही आश्वविकृत कर चुका है, लिहाजा उस भाव को बचाने के लिए, उस स्वाभिमान को बचाने के लिए लेखक पुनः मना कर देता है और वह उन भावों को सूंघने के उपरांत ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तृप्त हो गए हैं, संतृप्त हो गए हैं। उन खीरों की फांकों को एक एक करके खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी डकार लेते हैं जैसे लगता है कि वो उनका जो उदर है वो उत्पन्न से संपूर्ण हो गया है, अब भर गया है। लेखक इन सारी गतिविधियों को बड़ी सहजता और सरलता से देख रहा है और विचार कर रहा है। यदि इस प्रकार से खीरे के सूंघने से अगर हमारी
क्षुधा तृप्त हो जाती है, तो क्यों नहीं बिना विचार के, बिना पात्र के, बिना घटना के कहानी लिखी जा सकती है। जिस प्रकार से नवाब साहब वहां बैठे हुए खीरे को काटकर, नमक मिर्च लगाकर, जीरा छिड़क कर उसको सूंघते हैं और सूंघ करके वो अपने को तृप्त महसूस करते हैं, एक लंबी डकार लेते हैं। अगर ऐसा करने से उनकी क्षुधा की तृप्ति, खीरा खाने की जो चाहत है उसकी संतृप्ति हो जाती है, तो लेखक का ये मानना है कि ठीक इसी प्रकार से भी अगर किसी भी कहानी में विचार नहीं है, पात्र नहीं है, घटना नहीं है, तो भी कहानी लिखी जा सकती है। यह एक व्यंग है। दो प्रकार से व्यंग है। एक तो उन नवीन कहानी लेखकों पर व्यंग है कि जिनकी कहानी में पात्र का अभाव है, घटना का अभाव है, विचार का अभाव है, लेकिन फिर भी कहानी का नाम है। और दूसरी तरफ उस एक ऐसे समाज का वर्णन किया है, एक ऐसे समाज में रहने वाले लोगों के एक ऐसे वर्ग का वर्णन किया है, उस पर व्यंग किया है कि जो समाज में तो हैं, लेकिन वह अपने को उन समाज के अन्य लोगों से भिन्न मानते हैं। अब उनके अंदर ये भावना दूसरे लोगों को हीन दिखाने के लिए होती है, अथवा अपने को सर्वर ज्ञाता और सर्व प्राप्तकर्ता या सर्वसंपन्न सिद्ध करने की होती है। वास्तव में जो भी हो, इस प्रकार के कृतित्व पर, इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी अर्थों में सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे हमारे समाज में एक नए परंपरा का, एक नई सोच का, एक नई व्यवस्था का, एक नए फैशन का प्रचलन होता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए, एक विकसित समाज के लिए, एक विकासशील व्यक्ति के लिए हानि के सिवा और कुछ नहीं दे सकता है। तो बच्चों, हमें हमेशा अपनी यथार्थता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमें हमारे अपने अंदर कभी दिखावापन नहीं लाना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है, हम वही दिखें जो हों। और दूसरे अर्थों में, हम जो हों वही दिखें, क्योंकि इससे समाज के आने वाली जनरेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर आलस, फैशन परस्ती, शिथिलता, आलस, वास्तविकता से हटकर सोचने की प्रवृत्ति आदि जैसे दुर्गुणों का विकास होता है। तो मेरे बच्चों, यह पाठ हमें यह मैसेज किया कि हमें हमेशा वास्तविकता में जीना चाहिए, यथार्थता में रहना चाहिए। अपनी वास्तविकता को कभी छुपाना नहीं चाहिए, कि अगर जब हम अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं तो जग में हंसाई होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। ये नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो अगला नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं
अगला भी वही सोच सकता है और हमसे अच्छा सोच सकता है, हमसे अच्छा कर सकता है। तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। इस छोटे से पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है और मुझे आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास भी है कि आपको इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से इस पाठ की गंभीरता के बारे में, इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जरूर समझ आई होगी। और अगर नहीं भी आई है तो उन बिंदुओं को चिन्हित करके जरूर आप कमेंट में दीजिए, मैं उसका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।